बच्चों, स्वागत है आपका देवगंगा कोचिंग क्लासेज के अंदर। हमारा पीछे का टॉपिक चल रहा था टेंस, और टेंस के अंदर हमने ये चीज ध्यान दी कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है। इसके अंदर ट्रांसलेशन, ये हमारी इंडिया की बात कर ले या फिर सबसे बड़ी बात कर ले राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रांसलेशन की। तो हमने अपना पहला जो वीडियो किया था उसके अंदर था प्रेजेंट सिंपल टेंस, कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस प्रकार से कर सकते हैं या किस प्रकार से सेंटेंस ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से, जिस मेथड से, जिस विधि से या जिस पैटर्न से हम सेंटेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो पैटर्न आपको कोई नहीं बताएगा। और इतना इजी वे है आपके लिए होगा कि आप उसे झटके में सीख कर घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये उनके लिए, स्कूली बॉयज उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद वीडियो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे स्कूल्स के अंदर जो कंपोजिशन है उसका एक टॉपिक आता है, उसमें दिक्कत ये होती है कि सर इतना बड़ा पैराग्राफ पूरा याद होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन करना आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लेंगे और उसके बाद में इसको क्या करते जाएंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वापस और सीखते हैं उसी इजी तरीके से टेंस। टेंस में हम कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस, हमारा चल रहा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। और हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में ध्यान दिया किस चीज को, इस चीज को ध्यान दिया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, वापस हम क्लियर कर रहे हैं अपनी बात को कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हमारी आइडेंटिफिकेशन थी, आइडेंटिफिकेशन का अर्थ आप जानते ही हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, और इसके अंदर आपकी पहचान थी कि वाक्य के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलता था, ता है, ती है और ते है, इतने शब्द मिलते थे। उसके अंदर आप क्या काम में लेते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। क्या काम में लेते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। ये हम वापस गौर करते हैं कि वर्ब हम क्या काम में लेते थे, उसमें वर्ब वो हम काम में लेते थे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या यस। सिंपल सेंटेंस हमने कर लिया। हमारा जो टॉपिक अब चलेगा सिंपल सेंटेंस का जो टॉपिक हमारा चलेगा, ये मैं आपको पुरानी बातें बता रहा हूं। पिछला जो आपका वीडियो था उसमें क्या हमने किया था, क्या नहीं किया था। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हमने कुछ वाक्य किए थे, इसमें एक सेंटेंस हमारा बच गया था, वो बच गया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएस वर्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएस वर्ड बच गया था। वो एक छोटा सा वाक्य कर लेते हैं कि जो डब्ल्यूएस वर्ड से शुरू होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अब जो वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होंगे तो उसके शुरुआत में वर्ड्स जो आएंगे ना, वो डब्ल्यूएच वर्ड के आएंगे। वो किसके आएंगे, डब्ल्यूएच वर्ड के। और डब्ल्यूएच वर्ड कौन कौन से हैं, देखिएगा, वो, whose, whom, which, what, why, where, when, how much और हाउ मैनी। ध्यान दीजिएगा, हमने एक बार लिखे हैं, जैसे जैसे वाक्य करेंगे वैसे वैसे इसके अंदर हमारे सुधार भी आएगा। और मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये चीज आपके
ग्रामेटिकल पोर्शन लेके आपका जो कंपोजिशन पोर्शन है उसमें बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लें तो वो हमारे लिए यही पोर्शन, यानी कि आप देखते हैं कि जो एकेडमिक फील्ड है या जो 10th 12th की जो एग्जाम्स होती है, उन एग्जाम्स के अंदर क्या होता है कि कंपोजिशन का एक बड़ा पार्ट आता है और जिसके अंदर हम नंबर मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत हमारे पास में कहाँ आती है? दिक्कत आती है ट्रांसलेशन में। दिक्कत कहाँ आती है? ट्रांसलेशन में। तो देखिए ट्रांसलेशन हम इसी तरह से करेंगे, कुछ हमने बताया कुछ और ध्यान करते हैं। ट्रांसलेशन में क्या दिक्कत आती है वो देखो। हु का मतलब होता है कौन। ये हम हिंदी की बात कर रहे हैं कि कौन सा शब्द आए जिसकी वजह से हम ये वर्ड लिखें। कई बार क्या होता है, दिक्कत ऐसा हो जाता है, ऐसी इस प्रकार की दिक्कत आ जाती है कि हमें पता ही नहीं कि इसकी ट्रांसलेशन करें क्या। तो हुज यानी किसका, ये क्या है? किसका। वूम यानी किसे, वूम यानी किसे। विच यानी कौन सा, कौन सी, कौन से। कौन सा, कौन सी, कौन से। वट, वट यानी क्या। वाई, वाई का मतलब आप सबको पता है क्यों। वैन, वैन का मतलब होता है कब। सॉरी वेयर है। वेयर, वेयर का मतलब क्या है? कहाँ। वैन, वैन का अर्थ कब। हाउ, कैसे। और हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का अर्थ होता है गाइस कितना। दोनों का अर्थ क्या होता है? कितना। लेकिन इन दोनों में अर्थ क्या है? ये काम में आता है, मच काम में आता है अनकाउंटेबल के लिए। इसके लिए अनकाउंटेबल, कोई भी चीज अनकाउंटेबल हो। और ये होता है काउंटेबल के लिए। इसके लिए काउंटेबल के लिए। जैसे अनकाउंटेबल चीज क्या हो सकती है भाई? चाय चीनी है। जो माप की बात आती है, तोल की बात होती है, या फिर कोई लिक्विड चीज होती है, वो सारी अनकाउंटेबल होती है। और जो चीज काउंटेबल होती है, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो सारी क्या होती है? अनकाउंटेबल। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। किसकी? इसकी स्ट्रक्चर की, कि डब्ल्यूएच वर्ड की स्ट्रक्चर क्या होती है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एक वाक्य को बना सकते हैं। पहले एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, देखिए। मार्क आएगा, क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर क्वेश्चन मार्क आया तो उसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चनिंग वर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसमें क्वेश्चनिंग वर्ड अपने पास में क्या है? इसमें क्वेश्चनिंग वर्ड अपने पास में है कौन सा। क्या है? कौन सा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि विच और वूज, ये दो ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जिसके साथ में कोई ना कोई नाउन आएगा। यानी कौन सी पुस्तक, किसका भाई। भाई विच का मतलब क्या होता है? कौन सा, कौन सी। हुज का मतलब कौन क्या होता है? किसका, किसकी। तो किसका भाई, किसकी बहन, कौन सी किताब, कौन सा घर। तो इसके साथ में हमेशा एक नाउन जरूर आएगा। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। डब्ल्यूएच वर्ड जो होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है गाइस, वो होती है बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर, आसान शब्दों में, शानदार और छोटा सा एक ट्रिक के साथ में, कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डब्ल्यूएच वर्ड। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं? डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में आप क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगता है? आपको पता ही है, डू और डज। उसके बाद में अपन क्या काम में लेते हैं? सब्जेक्ट काम में लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और अंत में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। लास्ट में लगा दोगे आप क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो? भाई पहले हमने सिंपल सेंटेंस किया, तो सिंपल में हमने क्या किया? सबसे पहले सब्जेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट के बाद में हमने क्या कर लिया? मेन वर्ब लगा दी। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दी। फिर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस किया हेल्पिंग वर्ब वाला, तो उसके अंदर हमने क्या किया कि पहले हमने क्या लगा दिया? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और अब डब्ल्यूएस वर्ड में आ जाएंगे तो पहले डब्ल्यूएस वर्ड लगा देंगे। इसमें डब्ल्यूएस वर्ड कौन सा है? कौन सा। तो कौन सा, कौन सी के साथ में एक वर्ड और काम में आता है, यानी नाउन हो रहा था, तो वो कौन सा है? कौन सी पुस्तक है। तो यहां पर आपका क्या होगा? विच बुक। विच बुक। विच बुक इज
अब तुम्हारा, तुम्हारे की क्या होती है, योर होती है, क्या होती है, योर। लेकिन अगर तुम्हारा वर्ड, सिर्फ तुम्हारा वर्ड आ जाए और वो सब्जेक्ट के रूप में हो, किसके रूप में, सब्जेक्ट में शुरुआत में हो, तो उसका कौन, ये क्या आता है, योर्स आता है, क्या आता है, योर्स आता है। एक और वाक्य देखें, राम सुबह कब उठता है, तो इसमें डब्ल्यू एस वर्ड क्या है, डब्ल्यू एस वर्ड है टाइमिंग, ये है, यानी कि क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। क्वेश्चन वर्ड वो होता है जो आपसे क्या पूछे, प्रश्न पूछे। तो प्रश्न कौन पूछ रहा है बेटा, कब, राम कब उठता है, नॉर्मली टाइम, तो टाइम कोई भी हो लेकिन राम कब उठता है, तो सबसे पहले कब की आएगी, और कब की क्या होती है, ट्रांसलेट व्हेन। अब ताहती आ रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू और डज, तो राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज, क्योंकि राम क्या है, एक वचन है। अब सब्जेक्ट लिख देंगे राम, व्हेन डज राम, और उठने की क्या होती है, उठने की होती है गेट अप, क्या होती है, गेट अप, व्हेन डज राम गेट अप। तो आपने इतनी चीज तो ये देखी कि हमने नॉर्मली एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास में दो तीन टाइप्स होते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस हो गया, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस हो गया, उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, एक वो जो डब्ल्यू एस वर्ड से शुरू होते हैं और दूसरा वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये हमने काम कर लिया, ये तो थी गाइस नॉर्मल चीज। अब हमारे जो कंपोजिशन में चीज आती है वो कौन सी होती है, कि कई बार दिक्कत क्या होती है कि राम के द्वारा सुबह खाना खाया जाता है, या फलां के द्वारा फलां काम किया गया, उसने उसके द्वारा ये काम किया जाता है, ऐसे सेंटेंस हमारे पास में आते हैं। वही ये सिंपल सेंटेंस, ये सेंटेंस बहुत ही कम, रेयर केस के अंदर सेंटेंस आते हैं ऐसा। बाकी सेंटेंस इस प्रकार से आते हैं कि उसके द्वारा उसके लिए इस प्रकार से काम किया गया, या ये कहें कि पिता ने अपने पुत्र के लिए बाजार से सामान खरीदा, या पिता के द्वारा पुत्र के लिए बाजार से सामान खरीदा जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस आते हैं। तो जो लॉन्ग सेंटेंसेस आते हैं उनको हम कैसे ध्यान देते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो देखेंगे। इसमें एक चीज और भूल गए अपन, सुबह हो रहा है, तो सुबह के लिए ये हो रहेगा बेटा इन द मॉर्निंग, क्या आएगा, इन द मॉर्निंग, ये चीज में हो रहेगी। अब देखिए, ये तो था अपना सिंपल सेंटेंस। अब एक जो मेन चीज अपने पास में और आती है वो क्या होती है, देखिएगा, जो अभी सेंटेंस हम बात कर रहे थे ना कि जाता है, जाती आती है, वो उस प्रकार के सेंटेंस आते हैं पैसिवाइजेशन के अंदर। किसके अंदर, पैसिवाइजेशन में। तो इसी का अपन पैसिवाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, पैसिवाइजेशन जब इसका करेंगे तो ये सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, इसको पैसिव में लिखना है अपने को। किस में लिखना है, पैसिव में। पैसिव का अर्थ क्या हो गया, पैसिव का अर्थ हो गया जिसमें चीज किसी के द्वारा की जाए, किसके, जिसमें पैसिव के अंदर क्या आएगा, हिंदी के अंदर आपके पास में के द्वारा लिखा जाएगा। हिंदी में क्या आएगा आपके पास में, के द्वारा आएगा, और उस के द्वारा की ट्रांसलेशन आप क्या लिखोगे, बाई लिखोगे। के द्वारा की ट्रांसलेशन आप क्या लिखोगे, बाई लिखोगे। जैसे बाई कैसे लिखोगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो देखिए। पहले एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, राम के द्वारा ये गाना गाया जाता है। पैसिव के अंदर इस सेंटेंस को, भाई एक सेंटेंस मैंने ये लिखा कि राम गाना गाता है, अब उसको पैसिव करेंगे, यानी कि दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे राम के द्वारा गाना गाया जाता है। अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करें तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि यार यहाँ पर क्या आ गया, द्वारा आ गया, यहाँ पर थोड़ा गाया जाता है, ये भी वर्ब हो गई, ये भी वर्ब हो गई, दो तीन चीजें अपने पास में होती हैं। लेकिन थोड़ी सी समझने की बात है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी पैसिव की, स्ट्रक्चर होगी, मैं आपको फिर से बता दूं कि अपना जो पहला टेंस है ये लंबा होगा, क्योंकि इसी के अंदर सारी चीजें धीरे धीरे आपको क्या की जा रही, बताई जा रही है। फिर वो चीज हमारे सारे कहां जाएगी, जहन में आ जाएगी, फिर अपने को इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। और आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज क्या आएगी, समझ में आएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। सर ये क्या कर दिया, उसमें सब्जेक्ट लगाया, इसमें ऑब्जेक्ट लगाया। अरे भाई
जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पहले आता है, और पैसिव जो सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट जो यहां पर दिया है ना, राम के द्वारा, तो के द्वारा जो काम किया गया वो लास्ट में आता है। कहां आता है? लास्ट में। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहां पर रख देते हैं, उसके बाद में यहां पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहां पर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान देना है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और उसके बाद में अंत में बाई लगकर क्या लिखा जाएगा? आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और समझने के लिए एक बार अगर समझ में आ गई तो उसके बाद में आप इसे भूलोगे नहीं। आगे हर प्रकार के सेंटेंस हम कर सकते हैं, और जैसे आपके सेंटेंस का पोर्शन पूरा हो जाता है, इस प्रकार के सेंटेंस में आपको बना के बताऊंगा, कंपोजिशन करके बताऊंगा कि कैसे इन्हीं के आधार पर आप कंपोज कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? आइडेंटिफिकेशन की। पैसिव वॉइस के अंदर, किसके अंदर? सिंपल में नहीं, पैसिव वॉइस में। पैसिव में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? वो होती है सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के साथ, ध्यान दीजिएगा, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर सीधा बताया जाता है कि राम आम खाता है, सेंटेंस बता दिया, फिर उसके बाद में उसके यूज बता दिए। अरे यूज हम बता देंगे, लेकिन यूज सिर्फ एडवर्बियल के आधार पे बताते हैं। तो कई यूज बताते हैं, वो किसके आधार पे बताते हैं? एडवर्ब के आधार पर। किसके आधार पर? एडवर्बियल जो है उसके आधार पे बता देते हैं कि इसके अंदर यस्टरडे आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, शैल विल आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, टुमारो आ गया, नेक्स्ट आ गया, ये लगा दो। वो तो हम लगा देंगे, वो तो रूल रट लेंगे, रटना नहीं है, अपने को समझना है। रटी हुई चीज जल्दी समाप्त हो जाती है, लेकिन समझी हुई चीज लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग चलती है। कैसे चलती है? एवर लास्टिंग। तो इसमें क्या आएगा? जो वर्ब है उस वर्ब के साथ में, वर्ब के साथ हिंदी में क्या आएगा? जाता है, जाती है, जाते हैं। जाता है, जाती है, जाते हैं वर्ड आएगा। और उसके लिए आप वर्ब क्या काम में लेते हो गाइस? इसमें अपन वर्ब काम में लेते हैं मेन वर्ब की। इसमें क्या काम में लेते हैं? वर्ब काम में लेते हैं अपन इज, एम और आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपन इसके अंदर क्या करते हैं गाइस? काम में लेते हैं। समझ आई बात आपके? क्या काम में लेते हैं भाई? हम इसमें काम में लेते हैं वर्ब। वर्ब में क्या काम में आएगी? इज, एम, आर। भाई जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसकी जब पैसिवाइजेशन अपन करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है कि राम के द्वारा गाना गाया जाता है, मेरे द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है, विद्यार्थियों द्वारा किताबें पढ़ी जाती है। तो वर्ब के साथ में, जैसे इसमें देखो राम के द्वारा, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये गाया जाता है, तो देखो ता है, ती है, तो ये तो आपकी होगी क्या? पहचान हो गई। ये तो आपकी क्या हो गई? पहचान हो गई। ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसका आप आंसर करोगे तो कहां आएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? एक गाना। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज, एम, आर। पैसिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज, एम, आर प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अंत में इस द्वारा के लिए मैंने पहले बता दिया था, द्वारा के लिए क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे, और राम के द्वारा आ जाएगा। तो सेंटेंस देखो, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी वो देखें। इसकी ट्रांसलेशन होगी कि a song is, सॉन्ग सिंगुलर है, इज, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। ए सॉन्ग इज संग बाई राम। समझ आया? मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल चीज है। एक और सेंटेंस देखो, प्रत्येक वर्ष हमारे गांव में मेला आयोजित किया
जाता है। अब सर इसमें तो द्वारा तो आया ही नहीं। अरे द्वारा नहीं आया तो गांव में मेला आयोजित करेगा कौन करेगा? गांव वाले या कोई प्रशासन। तो देखो सबसे पहले एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्या करें, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है? वो है पीटीएम। वो क्या है? पीटीएम। सर ये तो पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग हो गई। नहीं, ये वो चीज है, वो शब्द है जिसको आपको सेंटेंस में रखना है। कहा? आपकी 3 या 4 चीजें लेने के बाद, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 4 चीजें होने के बाद में आपको इन सब चीजों को रखना है। पी का मतलब प्लेस। पी का अर्थ किससे है? प्लेस से। टी का मतलब टाइम से है। किससे है? टाइम से। और एम का मतलब है मैनर से। किससे? मैनर से। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप सेंटेंस के लास्ट में इनको रख सकते हैं। तो देखिएगा पहली बात, ये क्या है? प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर, इट मीन्स है टाइम। उसके बाद में अगला देखो, हमारे गांव में, इट्स है प्लेस। इट्स है प्लेस। अब ये हट गया, इसको हटा दो, इसको हटा दो, सेंटेंस क्या बचा? मेला आयोजित किया जाता है। तो इतना बड़ा सेंटेंस बचा आपके पास में। तो इसमें आयोजन करना, ये तो आपकी मेन वर्ब हो गई। आयोजन करना क्या हो गई? मेन वर्ब। ये जाता है, जाती है, ये आपकी क्या हो गई? पहचान हो गई। ये आपकी क्या हो गई? पहचान हो गई। और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये आ गया अदर वर्ड्स में। किसमें आ गया? अदर वर्ड्स में। तो अब देखो, मेला आयोजित किया जाता है, मैडम जमाना था, तो मेला आयोजित किया जाता है, तो भाई मेले को आयोजित करने के लिए गांव वाले ही करते हैं, प्रशासन करता है, जो भी करता है। तो हमारा जो तरीका वो क्या कह रहा है? तरीका हमारा ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मेला है। हेल्पिंग वर्ब है, वो लग जाएगी इज एम आर। उसके बाद में मेन वर्ब आयोजित करना होता है। और उसके बाद में सब्जेक्ट उसमें है नहीं क्योंकि गांव वाले सारे हैं, तो वो उसमें आएगा नहीं। और उसके आगे अपन क्या कर देंगे? जो अदर वर्ड से पीटीएम में आए हैं वो लिख देंगे। तो देखिए, इसको हमने छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। अब ये बात करते हैं मेले की। तो मेले में आएंगे तो क्या लिखेंगे? द फेयर। मेला की फेयर ही होती है। फेयर के साथ में क्या जाएगा? इज। भाई एक वचन है, तो मेला क्या किया जाता है? इज आयोजित करना। आयोजन की होती है ऑर्गेनाइज। क्या होती है? ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। द फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड। मेला आयोजित किया जाता है। अब हमें लगाना होता था, अपने पास में क्या लगाना होता था? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट। हमारे पास में बाई प्लस सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे? ये लगाएंगे। प्रत्येक वर्ष हमारे गांव में, तो कोई सा भी आगे पीछे आप लिख सकते हो। तो मैं पहले स्थान लिख देता हूं, इन आर विलेज एवरी ईयर। ये होगा। होया सरल सा, सिंपल सा। देखो सेंटेंस देखने में बहुत बड़ा था, हम ये सोच रहे क्या लगाएं, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा। अगर इस प्रकार से जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं पैसिव सेंटेंस। और पैसिव जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, इज एमआर के साथ में या हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। आइए एक और सेंटेंस की चर्चा करते हैं। सर किस प्रकार के सेंटेंस लिखवा रहे हैं? अभी तो अंग्रेजी, ये तो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज है, लेकिन यही वो चीज है जो बड़ी बड़ी चीजों को भी क्या करेगा? हमारे लिए आसान करेगा। सर बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े वाक्य बताइए। ये छोटे छोटे सेंटेंस हमें बड़े बड़े सेंटेंस की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि बूंद बूंद से गढ़ा भरता है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखें, इसमें आप क्या देखोगे? वही चीजें हर साल, इट मींस टाइम, हमारे घर पर, स्थान हो गया, इट्स अ प्लेस। अब देखो, ये जाता है, जाती है, ये तो आपकी पहचान हो गई, हुई कि नहीं? और मनाना, सेलिब्रेट करना, ये हो गई वर्ब।
तो बच गया वो क्या हो गया आपके लिए, ऑब्जेक्ट। बच गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आइए सेंटेंस पर वापस गौर करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, तो मेरा जन्मदिन यानी कि माई बर्थडे, माई बर्थडे। अब आजकल इसको क्या शॉर्ट करने लगे, बर्थडे बोलते थे, इसको शॉर्ट कर दिया बर्थडे, इट्स ए बर्थडे। आपको पता है कि धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। लैंग्वेज बोलने का तरीका, एक्सेंट जो है वो अलग हो गया है। हमारे और इंग्लिश जो फॉरेनर्स होते हैं ना, उनकी अंग्रेजी बोलने में बहुत रात दिन का क्या है अंतर है। कैसे है, हम कोई भी चीज बोलते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, हम कोई भी चीज बोलते हैं उस पर जोर लगा कर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जोर लगा के बोलते हैं। जैसे देखो, सॉरी, जैसे देखो एक चीज है, किसी ने मेरे से पूछा कि वेयर आर यू गोइंग टू नाउ, किसने मेरे से क्या पूछा, वेयर आर यू गोइंग टू नाउ। अपन लोग बोलेंगे ना तो जोर लगा के बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग टू नाउ, जरूरत का है। अंग्रेज इसी चीज को बोलते हैं, वो बोलेंगे वे गोइंग टू नाउ। अंग्रेज किसे बोलेंगे, वे गोइंग टू नाउ। अब अफा लोग भी को जवाब दिया जाना, क्या दिया, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई समथिंग फॉर माई चिल्ड्रन। आप आया बोला क्यों, भारतीय लोग खासकर राजस्थानी, जोर से बोलना ज्यादा विश्वास करें। अगर वही चीज अंग्रेज बोलेगा तो एक तो फ्लो होगा, क्या होगा, फ्लो होगा, साउंड होगा नीचे। उसमें दो चीज विशेषता है, वो फ्लो रखेगा अपनी लैंग्वेज में और साउंड नीचे रखेगा। हमने क्या जवाब दिया, आई एम गोइंग टू बाई समथिंग फॉर माई चाइल्ड्स या फॉर माई चिल्ड्रन, मैं मेरे बच्चों के लिए खरीदने के लिए बाजार में जा रहा हूं कुछ भी चीज। अंग्रेज बोलेगा, वो धीरे से बोलेगा, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई समथिंग फॉर माई चाइल्ड्स, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई समथिंग फॉर माई चाइल्ड्स। तो ये थोड़ा सा एक्सेंट का अंतर है। और इसमें एक फायदा ये और होता है, स्पोकन लैंग्वेज में ये फायदा होता है कि सामने वाले की छोटी मोटी गलती होती भी है ना, तो हमारे समझ में नहीं आती। तो आइए वापस आते हैं, माई बर्थडे, तो माई बर्थडे ये सिंगुलर है तो इज, और मनाने की क्या होती है, सेलिब्रेट, CELEBRATED, इट्स अ सेलिब्रेट। तो माई बर्थडे इज सेलिब्रेटेड। अब किसके द्वारा मनाया जा रहा है, मेरे पूरे परिवार के द्वारा मनाया जा रहा है, तो वो चीज इसमें है नहीं। अब ये हो गया प्लेस, ये टाइम। तो देखो हमारे घर पर तो ऑन माई हाउस नहीं आएगा, एट आएगा। क्या आएगा, एट लगा सकते हो या फिर इन भी लगा सकते हो, इन माई होम एवरी ईयर, एवरी ईयर, समझ आई, एट माई होम या इन माई होम एवरी ईयर। यहां पर एक वर्ड मेरे सामने आया होम, ये आपके लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद में अपने सेंटेंस को, अपने वाक्य को विराम देते हैं। एक तो होता है गाइस होम, और एक होता है अपने पास में हाउस। अंतर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। अर्थ दोनों का एक ही भाई, दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है, घर ही होता है। लेकिन अंतर इसमें क्या होता है वो देखिए, अंतर इसमें यह है कि ये जो है ना होम, होम जो होता है ये आपका क्या होता है गाइस, इट्स ए पैटर्नल प्लेस। ये क्या होता है, पैटर्नल प्लेस, यानी कि मातृक स्थान, जहां पर आपका क्या हुआ, बर्थ हुआ है, जहां पर आपका क्या हुआ है, बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। जो आपका जन्म स्थान है वो आपका क्या कहलाएगा, होम कहलाएगा। अब सर बर्थ को मतलब तो हो जाएगा कि हॉस्पिटल में जन्म हुआ है, नहीं, वो तो मीन्स हो गया, वो तो साधन हो गया पैदा होने की जगह का। जबकि जन्म कहाँ हुआ आपका, जिस स्थान पर हुआ वो है होम। और उसके अलावा जो भी आपका क्या होता है, रेस्ट ऑफ पैटर्नल प्लेस, रेस्ट फ्रॉम, रेस्ट फ्रॉम पैटर्नल प्लेस, यानी कि पैटर्नल प्लेस को छोड़कर जो भी आपका स्थान है वो सारे के सारे आपकी क्या कहलाएंगे, हाउस कहलाएंगे। दैट्स ऑल।